हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर में। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार। एक बार आप लोग क्या कर दो भैया, क्लास को शेयर कर दो भाई, है ना। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप शेयर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई? तो देखो जरा, आ जाओ। देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। ठीक है? डेली सुबह 11 बजे होती है। तो ये आज भी 11 बजे स्टार्ट हो गई है। ठीक है? समझ गए आप लोग बात को? अब बात करते हैं हम लोग किस बात की, कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए आप लोग बात को? तो इन सब की तैयारी के लिए मेरे भाई ध्यान देना जरा, इन सब की तैयारी के लिए एक बैच चलाया गया है जिसका नाम है संकल्प 3.0 बैच। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 10 मार्च को की गई थी। कब? 10 मार्च को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। कैसा? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। और 499 पर भी आपको क्या मिल जाएगी मेरे भाई, 20% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको एसएससी 20 कोड यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है? कितने का? 20% का। समझ गए? चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, है भाई। चलो जी, तो आज क्या है भैया, 19 अप्रैल है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं इस बात को। आज कितना है? 19 अप्रैल है आज। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है? चलो जी, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोग कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपका ए आ रहा है, तो वन का आंसर आप लोग वन ही करेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो वन का आंसर आप लोग वन भी करेंगे। यदि आपका आंसर सी आता है तो वन का आंसर आप लोग वन सी करेंगे। और यदि आपका आंसर डी आता है तो वन का आंसर आप लोग वन डी कर देंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है? चलो, तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। आप लोग फटाफट से आप लोग क्या बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। आप लोग सभी बच्चे कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है? बताइए, क्या का परमाणु संयंत्र कहां पे है? कर्नाटक में है, ये तो सुमेलित है। नरोरा कहां पे है? राजस्थान में। नहीं, यही सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन, क्योंकि जो नरोरा नाभिकीय रिएक्टर है ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कहां पे है? बुलंद शहर में है। कहां पे? बुलंद, बुलंद शहर में है। कहां पे मेरे भाई? वुलन शहर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे है? वुलन शहर में स्थित है। क्लियर है? समझ गए आप लोग अपनी बात को? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे पहला नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया तारापुर हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। जो कहां पे बनाया गया है? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में बनाया गया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? तो ये भारत का सबसे पहला था और इसका निर्माण कराया गया था कब मेरे भाई? 1969 में इसका निर्माण कराया गया था। किसके? यूएसए के सहयोग से। किसके? यूएसए के सहयोग से, यानी अमेरिका के सहयोग से। ये भारत का सबसे पहला हो जाएगा। शाबाश। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। फल आम का वैज्ञानिक नाम बताइए। यानी जो आम है इसका हमें क्या करना है? वैज्ञानिक नाम बताना है। आप लोग बताइए फटाफट से। अब आप लोग बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 2,
फल आम का वैज्ञानिक नाम हमें बताना है, तो क्या होता है आम का वैज्ञानिक नाम? सोलनम ट्यूबरोसम, या फिर आपका मूसा पैराडिसिकम, मूसा पैराडिसिकम, या फिर आपका मैंगीफेरा इंडिका। तो बिल्कुल सही हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। किसका? आम का वैज्ञानिक नाम। आप कहोगे सर हमें और भी फलों के वैज्ञानिक नाम बताओ, बिल्कुल हम बताएंगे। तो मेरे भाई ये आप लोग देख पा रहे हो, ये साइन, ये चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। धान या चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज, बहुत पूछा जाता है मक्के का वैज्ञानिक नाम। चने का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे भाई? साइसर एरिटिनम, ठीक है। बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे भाई? पेनिसिटम अमेरिकेनम, पेरिसिटम अमेरिकेनम, ठीक है। और गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे भाई? डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा, ये गाजर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये आलू का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम, ये आलू का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, पूछा जाएगा। और आम का तो पूछा ही गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नोट करके चलना आप लोग, है ना। सभी फलों के आप लोग क्या करेंगे, इनके फल के कुछ सब्जियों के आप लोग वैज्ञानिक नाम याद करके चलेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोग कीजिए। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शाबाश। इसरो, इसरो क्या हो जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो, इसरो क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी भैया? 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त 1947 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विक्रम साराभाई बनाए गए थे। और यही क्या हो जाएंगे मेरे भाई? यही इसरो के क्या हो जाएंगे? यही इसरो के संस्थापक हो जाएंगे, संस्थापक। यही क्या हो जाएंगे? इसरो के संस्थापक हो जाएंगे। ये भी आपको इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। इसरो, मेरे भाई ध्यान देना जरा आप लोग, जो इसरो है, मेरे भाई ध्यान देना आप लोग जरा, जो इसरो है, इसरो, इसरो की स्थापना की थी किसने? विक्रम साराभाई ने। यानी विक्रम साराभाई क्या है? संस्थापक हैं। इसलिए विक्रम साराभाई को क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक का जनक बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कौन है? तो आप कहोगे भैया विक्रम साराभाई है। कौन है? विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक, ठीक है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? जो रेड डेटा बुक होती है, ये लुप्त प्राय जीवों से संबंधित क्या करती है? डेटा प्रदान करती है, ठीक है। रेड वुड्स या रेड लॉयंस या पादपों और जंतुओं की सूची, तो लुप्त प्राय पादप और जंतु, जो लुप्त प्राय पादप और जंतु होते हैं उनकी क्या करता है? ये जानकारी रखता है। जैसे हमने बोल दिया अजगर, 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 तो अजगर देखो बहुत बड़ा सांप होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये आज भी पाया जाता है। बाय द वे ये हमारे भारत से लुप्त हो जाए, हमारे भारत से बिल्कुल गायब हो जाए, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको कैसे पता चलेगा कि कोई अजगर नाम का कोई सांप था, इतना बड़ा होता था, वो कैसे पता चलेगा? तो जब उसके बारे में पूरा लिखेंगे तभी तो पता चलेगा। उसका चित्र बनाएंगे, उसकी फोटो 2 4 6 10 होंगी उल्टी सीधी समझ गए? तभी तो पता चलेगा कि अच्छा ऐसा होता है अजगर। इतना बड़ा एनाकोंडा, इतना बड़ा जिराफ, इतना बड़ा, मतलब ऐसे ऐसे जानवर हैं कि मतलब सोचो। एक ऐसा पक्षी पाया जाता था हमारे विश्व में जो हाथी जैसे जानवर को अपने पंजों में दबा कर ले जाता था। अब बताओ उसके बारे में कैसे जानकारी मिली? क्योंकि रेड डेटा बुक में सबका वर्णन दिया गया है, ठीक है। समझ गए आप लोग बात को? अब आप कहोगे रेड डेटा बुक को किसने बनाया? तो रेड डेटा बुक को मतलब इसमें सभी लोग क्या करते हैं? अपने अपने मत करते हैं, और जिसके मत सही होते हैं तो वो परमानेंट सही हो जाते हैं। जैसे विकिपीडिया आपने देखा होगा, विकिपीडिया क्या है? उसमें कोई भी क्या कर सकता है? करेक्शन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो सही होता है फिर वही क्या होता है? परमानेंट सही हो जाता है। जो गलत लिखेगा उसका रिसर्च हो के जो चीज सही लिखी होगी वो ठीक है, जो गलत लिखी होगी वो ऑटोमेटिक डिलीट कर दी जाती है ऊपर से, क्योंकि ऊपर भी तो टीम बैठी है, ठीक है।
तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट, एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है बताइए भैया? एफटीटीपी का पूर्ण रूप, फ्यूजन टू दी प्रीमाइजेस, फाइबर टू दी परमिशन, फाइबर टू दी प्रीमाइजेस। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, ये आपको क्या करना है? बताना है। बताइए आप लोग, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है? ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल का वितरण नहीं किया जा सकता है। ये तो गलत बोल दिया यार। फिजिकल फाइबर, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो ये सही है, इसमें क्या बोल दिया? नहीं किया जाता है, तो गलत हो गया वो। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या हो गया? राजा बाबू बन गया। समझ गए बात को? हाँ जी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, ये थ्योरिकल ऑप्शन भी आपके आएंगे। ठीक है भाई, हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो आप तुरंत समझ जाओगे कि कालिदास ने की। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। किसको? कालिदास को। ठीक है भाई, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के कवि रहे हैं। कौन? कालिदास। ठीक है, बहुत से इन्होंने नाटक वगैरह लिखे हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? ऐसी कौन सी अनुसूची है? तो ऐसी पहली अनुसूची है। पहली, हमारे भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। 12 में से जो प्रथम अनुसूची है, 12 में से जो प्रथम अनुसूची है उसमें किसका वर्णन दिया गया है? उसमें मेरे भाई वर्णन किसका दिया गया है? तो आप कहोगे मेरे भाई राज्यों का वर्णन दिया गया है। किसका? राज्यों का वर्णन दिया गया है। दिस इज क्लियर। तो जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों का वर्णन दिया गया है। इसमें ऐसी लिस्टें बनाई गई हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। लिस्ट ए में कुछ राज्यों का नाम लिखा है, लिस्ट बी में कुछ राज्यों का नाम लिखा है, लिस्ट सी में कुछ राज्यों का नाम लिखा है, लिस्ट डी में कुछ राज्यों का नाम लिखा है। तो ये अलग अलग लिस्ट में नाम लिखा है, लेकिन ये सब किस में आती हैं? पहली अनुसूची में आती हैं। ठीक है भाई, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन दिया गया है। किसका? भाषाओं का। भाषाओं का वर्णन दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्णन दिया गया मेरे भाई। 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? नगर पालिकाओं का वर्णन। नगर पालिकाओं का वर्णन दिया गया है। नगर पालिकाओं का क्या दिया गया है मेरे भाई? वर्णन दिया गया है। क्लियर है भाई? इसके साथ साथ जो 5वीं अनुसूची है इसमें एससी और एसटी, इसमें एससी और एसटी का क्या दिया गया है? विशेष प्रावधान भी दिया गया है। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित? व्हाट इज दिस बलात्? क्या है ये बलात्? यार नील आंदोलन लिख देता भैया तो क्या दिक्कत थी बताओ? तुमने बलात् लिख दिया, अब यहां पे स्टूडेंट परेशान है। भाई स्टूडेंट को परेशान करना है एग्जामिनर तुम्हें। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात्, इसका मतलब यह है नील की खेती से संबंधित था। बताओ कौन सा आंदोलन? तो आप कहोगे अरे भैया चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहां पे हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। जब गांधी जी गए थे तो भैया 25% उल्टा पैसा किसको दिया गया था? किसानों को दिया गया था, अंग्रेजों ने दिया था। समझ गए? तो आंसर आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और यही भारतीयों द्वारा जीता गया पहला सत्याग्रह था। यह भारतीयों द्वारा जीता गया प्रथम सत्याग्रह था। यही भारतीयों द्वारा क्या किया गया था? जीता गया पहला सत्याग्रह था। बारदौली सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। 1928 में।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। दांडी यात्रा 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी और ये 6 अप्रैल 1930 में क्या हो गई थी? दांडी मार्च समाप्त हो गई थी। क्लियर है? समझ गए? तो आंसर क्या लगा दोगे? हो मेरी बीवी मायके चली गई है भाई। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरा भाई डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। इसी को तिनकटिया पद्धति भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तिनकटिया पद्धति भी कहा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बताओ जल्दी से। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी संसद है मेरे भाई, संसद है, इसका वर्णन दिया गया है आर्टिकल 79 में। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है लोकसभा। लोकसभा को हम नीचे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि लोकसभा निम्न सदन है। समझ गए बात को? हाँ, तो एक है राज्यसभा, और एक क्या है? लोकसभा। एक क्या है? लोकसभा। समझ गए मेरी बात को? तो जो राज्यसभा है ये क्या है? उच्च सदन है। इसको ऊपर लिख दिया इसीलिए हमने। ये क्या हो जाएगा? उच्च सदन हो जाएगा। और जो लोकसभा है ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? निम्न सदन हो जाएगा। निम्न सदन हो जाएगा। राज्यसभा का वर्णन दिया गया है आर्टिकल किसमें? 80 में दिया गया है। लोकसभा का वर्णन दिया गया है आर्टिकल 81 में दिया गया है। दिस इज क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? ये इनका गठन किया गया था 1952 में। कब इनका गठन किया गया था? 1952 में। ठीक है भाई? तो हमसे कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या है? बताओ भैया। उच्च सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा। आंसर क्या आ जाएगा? राज्यसभा। ठीक है? भारतीय संसद का क्या नाम है? बताओ। पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट। ठीक है भाई? पार्लियामेंट। जो हमारा नया संसद भवन बना है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आप कहोगे बिमल पटेल ने। किसने? बिमल पटेल ने हमारी भारत का जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, उन्होंने उसका डिजाइन तैयार किया था। किसने? बिमल पटेल ने। शाबाश, बहुत बढ़िया। समझ गए? तो आंसर बी। नेक्स्ट, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब जो बृहत संहिता है इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जानकारी दी गई है। ठीक है? इसको लिखा किसने है? बाहिर मेहर ने, कल्हड़ ने, या फिर चरक ने, या फिर आपका नागार्जुन ने। चरक ने तो चरक लिखा है। चरक ने क्या लिखा है? चरक लिखा है। तो बाहिर मेहर ने क्या लिखा है भैया? बृहत संहिता लिखी है। ठीक है? जो माहिर मेहर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का क्या हो जाएगा? दरबारी का भी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। शाबाश, वाओ, व्हाट इज दिस? इतना खतरनाक क्वेश्चन कि नाक के ऊपर से चला जाए। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, यानी 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ध्वज सत्याग्रह ये कब चलाया गया था? बताओ भैया जरा। ध्वज सत्याग्रह कब चलाया गया था? ये तुम ही बता दो जरा हमें एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई? 17 है ना? तो ध्वज सत्याग्रह ये आपका 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में क्या हुआ था मेरे भाई? ध्वज सत्याग्रह हुआ था। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब मिलाओ जरा, लगाओ दिमाग। सबसे पहले यही तो आएगा, जलियांवाला हत्याकांड, क्योंकि ये 1909 में हुआ था। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा। एक इधर है और एक इधर है। समझ गए? 1919 के बाद आ जाएगा 1923, नहीं 1920 आएगा। 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, 1 के बाद 4। समझ गए? यानी बी आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, तो आ गया ना समझ में?
कि हमें क्या करना है, इन कालक्रमों को क्रम से मिलाना था। इन कालक्रमों को कैसे करना था, क्रम से मिलाना था। क्लियर है, समझ गए? आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नियाग्रा फॉल्स किस सीमा पर स्थित है? जो नियाग्रा फॉल्स है ये किसकी सीमा पर स्थित है, बताओ भैया, नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर है? तो आप क्या जानते हैं, नियाग्रा ये एक जलप्रपात है जो किस किस देश की सीमा पर है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। किसकी, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। क्लियर है, आ रहा है समझ में कि नहीं? अरे यार उल्टी हो रही है, ऐसे करना है। हाँ अब सही है। यदि तुम्हारी तरफ ये इशारा आ जाए ऐसे करके तो समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, और ये एक वो पल है जो बर्बादी की ओर जा रहा है। अब तुम खुद समझ जाओ। हाँ ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, नियाग्रा फॉल्स ये कहां पे है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। कनाडा और यूएसए की सीमा पे है, जिसमें कनाडा भी एक देश है और यूएसए भी एक देश है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये दोनों देश नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है बताओ? एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत, रॉबिन शर्मा या झुम्मा लाहिड़ी, या फिर कौन हो जाएंगी, झुम्मा लाहिड़ी। तो आप कहोगे एपीजे अब्दुल कलाम। और यही भारत के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति है ना। ये भारत के क्या थे, मिसाइल मैन राष्ट्रपति थे। भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें नंबर पे राष्ट्रपति रहे। कौन से, 11वें नंबर पे राष्ट्रपति रहे ये। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, पॉइंट नोट करना है। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये देखो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारी पॉइंट हैं, इनको आपको क्या करना है, पढ़ना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करो। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, कहां हो तुम? ये तो मंगल सिंह है, ये मंगल पांडे है। मंगल पांडे बिल्कुल सही है। आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज क्लियर, समझ गए बात को? तो मंगल पांडे एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय व्यक्ति थे, भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से थे ये। ठीक है, और पांडे थे, पंडित थे, तो ये सिपाही थे। तो ये क्या करते थे उस टाइम पे, जो कारतूस होते थे बंदूकों के, उनमें गाय और सुअर के चर्बी को ढिबरियां बनी होती थी। अब इन लोगों को अपने मुंह से खोलना होता था, तो बड़ी घिनसी आती थी भारतीय लोगों को। अरे इनने छेड़ दिया बगावत। मंगल पांडे बोले कर भला हो भला, मंगल पांडे बोले कर भला हो भला। तो मंगल पांडे ने क्या किया मेरे भाई, 29 मार्च 1857 में 2 लोगों को निपटा दिया, 2 लोगों में गोली मार दी। एक तो कैप्टन बाग था और एक ह्यूस्टन था। अब जब 2 लोगों को गोली मार दी तो इनको बाद में पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और जब फांसी हुई तो भारत में और ज्वाला जगी कि भाई बंदा सही तो कर रहा था और तुमने उसको फांसी दे दी। तो भारतीय सैनिक और अग्रेसिव हुए, और जब वो और अग्रेसिव हुए तो फाइनली 10 मई 1857 में 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कहां से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कर भला हो भला, आंसर डी। ठीक है भाई, समझ गए? तो 21 का आंसर क्या आ जाएगा, 21 का आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी? अच्छा, योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी, तो नीति आयोग की स्थापना। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, योजना आयोग जो था इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च को। 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग का भी प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का विलय किस में कर दिया? नीति आयोग में कर दिया 2015 में। ठीक है, आंसर डी। समझ गए? कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी। किस पर? हुगली नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में से क्या है? शामिल है? बताओ कौन सा शामिल है? तो अच्छा, शामिल नहीं है, यही तो भैया, ये भैया नहीं। समझ गए भाई तुम्हें? तुम चोरी चुपके आते हो और चुपके चुपके दिल को चुरा ले जाते हो, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। ये नहीं भैया, ध्यान से देखना इस नहीं को, सीधा दिल पे वार करता है ये। नेक्स्ट 25, दिस इज लास्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या है मेरे भाई? लास्ट क्वेश्चन है, और यही क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, और इसका आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। इसका आप लोग कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपका सही आंसर क्या आया है, और क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आप लोग बताएंगे। क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आप लोग बताएंगे। इसके अलावा देखो, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीपीओ या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है भैया, संकल्प 3.0 बैच। बहुत अच्छा बैच है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 में, और आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतर। अभी आप लोग ज्वाइन करोगे तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। SSC 20 कोड यूज कर लेना बस, बहुत बढ़िया कोर्स है। 10 मार्च को स्टार्ट हुआ था, तो बिल्कुल नया कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से क्लासें चलाई गई हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।